भाई जो चीज़ अनसाइंटिफिक है, जो चीज़ इर्रेगुलर है, जो चीज़ इलॉजिकल है, उस पर आप लॉजिक लागू करना चाहते हो। तो एक तो अनकॉन्शियस का स्वरूप क्या है, इस पर इनका बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ। और युंग ने फ्रायड को बिल्कुल उखाड़ करके रख दिया कि अनकॉन्शियस जो है उसकी जो सामग्री है वो सेक्स नहीं है, उसकी सामग्री है लाइफ एनर्जी, साइकिक एनर्जी, वो इस कॉन्शियस में घुरी हुई है। सेक्स को बिल्कुल निकाल दो इसमें से। तो युंग का बड़ा ज़बरदस्त काम इस फील्ड में हो गया। उस लाइफ एनर्जी को डेवलप करो जो अनकॉन्शियस में छुपी हुई है। वो अभी तक प्रकट नहीं हो पा रही क्योंकि आप सारे इसको मैटर को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे। फिर फ्रायड, असल में एडलर और युंग की स्टडी करने के लिए हमें फ्रायड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि फ्रायड से किन किन बातों पर अलग हुए, तो इसी से इनकी फिलॉसफी निकलेगी। तो दूसरा जो इनका डिफरेंस था वो था मैथोडोलॉजी। फ्रायड ने जो एनालिसिस का मेथड अडॉप्ट किया था वो मेथड था ऑब्जर्वेशन का, एम्पिरिसिज्म। क्योंकि साइंटिस्ट थे तो वो हर चीज़ को जो बाहर से निकल कर के आती थी उसकी सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके देखते थे सारा का सारा। और ऑब्जर्वेशन का मेथड जो है इसमें गड़बड़ ये हो जाती है कि जब आप यानी कॉन्शियस में पहले अनकॉन्शियस की चीज़ों को कॉन्शियस में लाओ, और जब कॉन्शियस में ले आए हो तो फिर ये देखो कि ये बीमारी किस कारण से हुई है। तो जब कॉन्शियस में कोई चीज़ आती है तो उस पर कौन सा मेथड लागू हो जाता है? जो कॉन्शियस वाला आदमी है, जो आदमी अपने ईगो के उसमें बोल रहा है, यानी जो नॉर्मल आदमी है, वो क्या करेगा? वो हर जगह रीज़न और तर्क को इस्तेमाल करेगा। तो युंग ने ये भी कहा कि जो हमारा अनकॉन्शियस है वो तो रीज़न और तर्क से गवर्न ही नहीं होता, वो तो सारा ही इरेशनल है। फ्रायड ने कहा और कोई मेथड ही नहीं है, साइंस का मेथड तो यही है कि रीज़न लगाओ, तर्क लगाओ। उन्होंने कहा फिर साइंस के मेथड से आप उसको आप कोई और मेथड अडॉप्ट करो जिसके द्वारा आप अनकॉन्शियस से जो भी चीज़ निकल के आती है उसका अध्ययन अच्छी तरह कर सको। आदमी की जो बीमारी है उसको आप रीज़न एक बार निकल आई तो फिर इसको रैशनली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेथोडोलॉजी में भी फ्रायड का युंग से बहुत डिफरेंस हो गया। उन्होंने कहा कि मेथोडोलॉजी में भी आप गलत मेथड प्रयोग करते रहे अब तक, और उस गलत मेथड की वजह से आपको अपनी जगह छोड़ करके फिलॉसफी की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि आप उस मेथड को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे अपने साइंटिफिक युग में। भाई जो चीज़ अनसाइंटिफिक है, जो चीज़ इर्रेगुलर है, जो चीज़ इलॉजिकल है, उस पर आप लॉजिक लागू करना चाहते हो तो कैसे हो जाएगी इलॉजिकल पर? तो फीलिंग जो है आदमी की उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैं चिड़ियों से बहुत लव करता हूँ, इसको आप ऑब्जर्वेशन से कैसे एक्सप्लेन करोगे? वो लव तो एक इंटरनल फीलिंग है जो लाइफ एनर्जी अंदर से जब देखती है एनवायरनमेंट को तो अट्रैक्टिव हो जाती है उसकी तरफ। इसका एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक हो ही नहीं सकता, और आप साइंस से लगाना चाह रहे हो ज़बरदस्ती ठोस है। तो युंग ने मेथड भी बदल दिया। उस मेथड की वजह से फ्रायड ने उसको कहा भी कि तुम मिस्टिक होते जा रहे हो, मिस्टिसिज्म आ रहा है तुम्हारे अंदर। लेकिन उसने कहा कि लाइफ एनर्जी जो है उसको अध्ययन करने के लिए आप लॉजिक से लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आदमी की लाइफ लॉजिक से गवर्न नहीं होती। तो फ्रायड को वहाँ भी थोड़ा चेंज करना पड़ा। फ्रायड ने एकदम सेक्स हटा करके इमोशंस कर दिया। आदमी के इमोशंस जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, रीज़न इतना पावरफुल नहीं है। जब आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तो बिल्कुल रीज़न को छोड़ देता है। छोटी सी घटना ये है कि एक आदमी है,
उसके बेटे की डेथ हो गई, बड़ा प्यारा डेथ बेटा है। अब वह रो रहा है, कह रहा है तेरे कपड़े मैंने सिलवाए, कौन पहनेगा। अबे जब ये मर गया तो कपड़े पहन ही नहीं सकता। अकल की बात अगर करेगा तो कपड़े कैसे पहनेगा ये। लेकिन उस समय इमोशन में आदमी ये कह रहा है तेरे तो सूट सिले रखे रह गए, तेरे लिए मोटरसाइकिल खरीदी थी वो खड़ी की खड़ी रह गई। इमोशंस में रीज़न काम नहीं देता। तो फिर फ्रायड को भी अपना सेक्स की थ्योरी बदल करके करना पड़ा। इट इज़ ऑल इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड ऑलवेज इमोशनल डिस्टर्बेंस। आदमी के इमोशंस में कहीं, तो यूंग ने ये भी चेंज कराया उसको कि मेथड भी चेंज करो। इमोशंस को आप लॉजिक के द्वारा नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो सबसे पहले जो फर्क उनका वो है, कंसेप्ट ऑफ लिबिडो पे हम आकर के बात करेंगे। लिबिडो का हमने थोड़ा तो कहा ही कि बर्गसॉन ने, अब लिबिडो पे जब आए इन्होंने तो कहा कि जब आदमी लिबिडो को वाइटल एनर्जी मानने लगता है, साइकिक एनर्जी मानने लगता है, बायोलॉजिक एनर्जी नहीं मानता, तो दो चीज़ें हो जाती हैं। साइंटिफिक मेथड से बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल मेथड अलग हो जाता है। टाइम मेजर्ड बाय साइंस एंड टाइम फेल्ट बाय लाइफ एनर्जी, दोनों में बड़ा अंतर है। आप घड़ी ले लो, दो आदमी बैठे हुए हैं, एक आदमी को तो फांसी की सज़ा होनी है, 8 बजे फांसी की सज़ा होनी है, और एक आदमी को अपनी प्रेमिका से मिलना है, 8 बजे मिलना है। घड़ी में तो 8 एक साथ ही बजेंगे। टाइम मेजर्ड चेंज नहीं हो सकता। टाइम मेजर्ड तो साइंस द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन टाइम फेल्ट ये बिल्कुल अलग अलग हुआ। जिसको फांसी की सज़ा मिलनी है उसकी जब गाड़ी लेने आएगी तो कहेगा इतनी जल्दी 8 बज गए, अरे अभी तुमने घड़ी ख़राब तो नहीं कर दी, 8 कहाँ बज गए, अभी तो 4 ही बजे, 5:30 बजे हैं। भाई घड़ी बता रही है, टाइम फेल्ट कह रहा है कि इतनी जल्दी 8 नहीं बज सकते। और जिसको अपनी प्रेमिका से मिलना है वो कह रहा है अभी तक गाड़ी नहीं आई, अभी तक गाड़ी नहीं आई, 8 बजे वहाँ पर क्या टाइम, 8 तो बजने वाले हैं। अरे भाई 8 नहीं बजने वाले, अभी तो 7 बजे घड़ी। कहते घड़ी उड़ी को छोड़ो अपनी को, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी घड़ी ख़राब है, मुझे वहाँ जाना है। तो टाइम फेल्ट जो है ये साइकिक एनर्जी का काम है। लाइफ एनर्जी जो है वो फेल्ट है। डेड को कौन मेजर करेगा? साइंस वाली टाइम। जो चीज़ डेड हैं उनको साइंस वाला, सबके लिए जितनी दुनिया की डेड चीज़ें हैं सब पर वो साइंस का, जो साइंस का टाइम मेजर्ड सब पे अप्लाई होगा यूनिवर्सली। लेकिन टाइम फेल्ट अलग अलग होगा सबके लिए। तो यूंग ने कहा कि हम जो आदमी की फीलिंग है उसको जब कहेंगे तो बहुत अंतर हो जाएगा उसके अंदर। टाइम फेल्ट साइंस वाले को मानेंगे ही नहीं। तो इसलिए अब हमें जब आदमी का एनालिसिस करना है तो हमें टाइम फेल्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम मेजर्ड से लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, टाइम फेल्ट। अब इसके लिए एक आदमी ने बड़ी अच्छी उदाहरण दिया। उसने कहा कि एक जो है हाथी पहाड़ पर से फिसल गया और पहाड़ पर से फिसल करके वो जो है लुढ़कने लगा हाथी। आप घड़ी लेकर के खड़े हो गए कि वो आदमी हाथी कितनी देर में नीचे आएगा, 200 फुट की पहाड़ी से इतनी देर में नीचे आएगा। लेकिन नीचे आने में हाथी को जो पेन हुआ है और हाथी को जो तकलीफ़ हुई है, मानसिक भी और शारीरिक भी, तो उसने लगा कि मुझे तो बड़ी देर लग गई, इतनी देर लग गई, इतनी 2 घंटे से मैं तड़प रहा हूँ और कोई मुझे देखा। भैया 2 घंटे नहीं हुए, अभी पौना घंटा हुआ, अभी तो 1 घंटा हुआ है। कहते तुम्हारी घड़ी में 1 घंटा और खाक डालो इस घड़ी पर, मुझे टाइम फेल्ट चाहिए। तो यूंग ने मेथोडोलॉजी भी चेंज करा दी फ्रायड के। और तीसरी चीज़ जो है जिससे फ्रायड पे डिफरेंस हुआ वो हुआ सिम्टम। इस पर हम पहले भी देख चुके हैं जब फ्रायड को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे
कि फ्रायड ने सारी सिम्टम जो डेवलप की थी वो ग्रीक माइथोलॉजी से डेवलप की थी। जितनी भी सिम्टम है वो ग्रीक से ली थी उन्होंने, और कहानियाँ भी ग्रीक से ही ली थी। जैसे नार्सिसस है, अब नार्सिसस ग्रीक में सबसे सुंदर आदमी था। यहाँ इंडिया में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जो जिसने ये किया हो कि मैं सबसे सुंदर हूँ इसलिए डूब के मर गया हो तालाब में। तो नार्सिसस का सिंबल इसने लगा दिया फ्रायड ने। तो यूंग की इससे भी फ्रायड से झगड़ा हुआ। यूंग ने कहा कि सिंबल जो है आदमी की, जितनी भी आपकी सिंबल हैं, ड्रीम का जो एनालिसिस कर रहे हो, इस ड्रीम एनालिसिस में आपको ये जो सिंबल आती हैं ड्रीम के अंदर, आपने बनाया कि इसको ड्रीम में बार बार लेटेंट कंटेंट क्या है, लेटेंट कंटेंट क्या है। तो आपने कहा मैंने 5 ड्रीम इसके देखे, तो 5 ड्रीम में एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, और जो कांस्टेंट रहती है बदलती नहीं, वही इसकी लेटेंट सिंबल ही इसकी वो है। तो आपने देखा कि वो लेटेंट क्या होती है, वो है स्नेक। तो आपने ग्रीक माइथोलॉजी में देख के कहा कि स्नेक जो है वो सेक्स का सिंबल है, सेक्स ऑर्गन। ये आदमी सेक्स ऑर्गन पकड़ना चाहता है या सेक्स ऑर्गन से खेलना चाहता है, इसको बार बार सेक्स ऑर्गन दिखाई देता है। तो यूंग ने कहा कि सारी सिम्टमोलॉजी कल्चरल ओरिएटेड है। जो आदमी हिंदुस्तान की कल्चर में रहा है, तो उन्होंने सारा स्टडी किया यहाँ हिंदुस्तान में कि जिसको सांप दिख रहा है बार बार, उसके अंदर कोई आध्यात्मिक शक्ति का उदय हो रहा है, सेक्स नहीं। क्योंकि भगवान शंकर का सिंबल है सांप। तो उन्होंने कहा कि आप जो है कल्चरल ये जो सारा है ड्रीम इंटरप्रिटेशन, इस इंटरप्रिटेशन को छोड़ दो, कल्चरल पर छोड़ दो। जो कल्चर ओरिएंटेड हैं, जैसा आदमी जिस कल्चर से आ रहा है उसके ड्रीम को उसी कल्चर का आदमी इंटरप्रेट करेगा, तो रोग सही पहचाना जाएगा। नहीं तो आदमी को नज़ला और दवाई दे रहे हैं पेट की, आदमी को हो रही है खांसी और आप दवाई दे रहे हैं दस्तों की। तो अगर आपको सही सही रोग देखना है तो आपको सिम्टम का, और इस सिम्टम के काम में फिर फ्रायड ने जब देखा ये, तो उसने वो सिस्टम ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि ड्रीम एनालिसिस जो है ये बड़ी कॉस्टली भी है, कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि हम कौन सी कल्चर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो उसने कहा कि इसको भी रिप्लेस करो। ड्रीम जो है रॉयल रूट तो है अनकॉन्शियस का, लेकिन जो ड्रीम में से सिम्टम आ रही हैं उन सिम्टम को एक्सप्रेस करने में दिक्कत पड़ती है। इसलिए अनकॉन्शियस के लिए कोई मेथड भी निकालो नया। तो यूंग का इससे भी फ्रायड से अलग हो गया, और उन्होंने यूंग की बजाय वर्ड एसोसिएशन और इस तरह के और मेथड निकाले जो आदमी के अनकॉन्शियस को आदमी के सामने ला सके। लेकिन अनकॉन्शियस जो है उन्होंने कहा कि ये तो आदमी की सारी, ये तो ह्यूमन पर्सनैलिटी का की है, इसलिए अनकॉन्शियस को नहीं छोड़ा उन्होंने। उस पर तो फ्रायड के हमेशा एहसानमंद रहे। तो अनकॉन्शियस को अब हम देखेंगे कि अनकॉन्शियस क्या है, यूंग ने अनकॉन्शियस को क्या बनाया। यूंग का काम इतना ज़्यादा नहीं है जितना फ्रायड का है। 20,000 पेशेंट देखे थे फ्रायड ने, यूंग ने इतने नहीं देखे। लेकिन यूंग का बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि साइकिक एनर्जी की खोज, साइकिक एनर्जी कुछ इंडिपेंडेंट काम करने वाली है, और उस साइकिक एनर्जी को हम अनकॉन्शियस की अंदर की लेयर में से निकाल सकते हैं। तो यूंग जो है और भी ज़्यादा अनकॉन्शियस से प्रेरित होकर के अनकॉन्शियस को एनालिसिस करने लगे। अब यूंग के बारे में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं यूंग की। यूंग के पास जो पेशेंट आते थे उसमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट होते थे नथिंग बट न्यूरोसिस। एक बीमारी है बड़ी, नथिंग बट न्यूरोसिस। इंडिया में भी हम देखेंगे, इंडिया में भी इसमें लोग सफ़र कर रहे हैं, या अमेरिका में ये बीमारी है। तो इस पर विचार करेंगे। चलिए अभी हम फ्रायड से अलग होकर, यूंग ने फ्रायड की बहुत सारी चीज़ें बदलवा दी और यूंग ने एक इंडिपेंडेंट काम किया।
सबसे बड़ा काम यही किया कि एनालिसिस में से सेक्स को बिल्कुल हटा दिया। बायोलॉजिकल एनर्जी का मतलब सेक्स नहीं है। बायोलॉजिकल एनर्जी का मतलब है मैटर के ऊपर कैसे हम आधिपत्य प्राप्त करें, ये है बायोलॉजिकल है। तो जब ये चीज़ आ जाएगी तो आदमी के अंदर से नई साइको एनर्जी निकलेगी जो अपने एनवायरनमेंट पर बहुत कंट्रोल कर लेगी। और इसको फिर उससे जोड़ेंगे हम, जो चक्कर और मंडल उन्होंने यहाँ किए, उसका बहुत प्रयोग किया है उन्होंने। ख़ास तौर से मंडल और चक्र को बीमारियों पर बहुत इस्तेमाल किया है। तो यूंग का काम चाहे थोड़ा हो लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। चलिए विचार करेंगे इस पर।